तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान जो विषय है आपका, इसका एक बच्चों हम लोग इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं पेपर देखने वाले हैं। आपका जो 24 मई, जी हाँ बच्चों, 24 मई 2022 को जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है टर्म 2 का। जी हाँ बच्चों, टर्म 2 का आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, राजनीतिक विज्ञान विषय का, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है आपका। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख करके जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। रेफरेंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इसी प्रकार से आपको जियोग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए पेपर्स प्रोवाइड करवाए थे, और जो जियोग्राफी का टर्म 2 का पेपर हुआ था उसमें 99% जो क्वेश्चंस था वो हमारे ही पेपर में से सेम टू सेम छप करके आ गया था। ठीक है, जिस बच्चे ने वो पूरे 15 पेपर का सीरीज चला था, बेसिकली 15 पेपर मैंने आपको दिया था, वो 15 पेपर जिस बच्चे ने देखा होगा ना, उसकी तो बल्ले बल्ले भाई, उसके पूरे 35 में से 35 नंबर आए होंगे। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, जितने जो हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसको अगर आप पूरा देखते हैं तो जो पॉलिटिकल का आपका 40 का पेपर होने वाला है, तो 40 में से 40 तो कहीं नहीं गए भाई। पूरा वीडियो जरूर देख करके जाइए, जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं, और इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिए। ठीक है, तो ये हम सीरीज चला रहे हैं बेसिकली। इसी सीरीज में ये जो हमारा वीडियो है ये छठा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 5 पेपर करवा दिए हैं, तो अगर आपने उन पेपर्स को नहीं देखा है तो ये छठा वीडियो पहले पूरा देखिए। फिर उन पेपर्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा वो वीडियोस। प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में भी जाएंगे, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और चैनल पे आपको जो वीडियो वाला सेक्शन होता है, हमारा वीडियोस का सेक्शन होता है जिसमें चैनल की वीडियोस दिखती है, तो वहां पर भी वो वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, जिससे आपका जो टर्म 2 का 24 तारीख को पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको मदद मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, हिंदी में इसको बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। इसका जो आपका पेपर होगा टर्म 2 का, वो होगा आपका 2 घंटे का, और अधिकतम अंक हमारे 40 है, यानी 40 नंबर का आपका पेपर होगा बच्चों। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बोर्ड एग्जाम का कैसा पेपर आएगा, तो कुछ इस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा, इसी पैटर्न में आएगा। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से सीरीज लिखी हुई रहेगी। सेट हमारा ये 2 है, आपको जो सेट मिलेगा वो सेट 1, 2, 3 या 4 मिलेगा। तो हमने ये सारे सेट करवा दिए हैं। दोबारा से हम लोग करवा रहे हैं, सेट 1 हमने करवा दिया था दोबारा से, अब दोबारा से सेट 2 देखने वाले हैं। बेसिकली बदलता है तो आपका सीरीज बदलता है, सेट आपके वही रहते हैं, क्वेश्चंस बदलेंगे पेपर के अंदर। जो हमने ये 1 से लेकर 4 तक करवाया था पेपर, इसके अंदर क्वेश्चन अलग थे। और ये जो दूसरी सीरीज का हम ये सेट करवा रहे हैं, सेट 1 करवाया था, इसके अंदर क्वेश्चंस अलग थे। और ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इस सेट का, इसके अंदर आपको क्वेश्चंस डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चंस बदलता है, सीरीज बदलता है, लेकिन सेट आपका 4 ही रहता है। 4 में से कोई एक सेट आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। तो ये सीरीज है, ये सेट 2 है हमारा पेपर का। पेपर का कोड नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, रोल नंबर वगैरह के लिए कुछ सेक्शन होता है, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से कुछ कुछ बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपका जो पेपर होगा उसमें 13 क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। 15 मिनट का टाइम अलाउ किया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए। यहाँ पर हम बात करें सामान्य निर्देश की, जो आपका पेपर का सामान्य निर्देश होता है इंग्लिश में, जिसको आप जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। तो शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये जो आपका पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का, ये पेपर 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होगा आपका, उसके अंदर आपसे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सेक्शन ए के अंदर 8 क्वेश्चंस आएंगे आपके टोटल, ठीक है, 2-2 नंबर वाले। और जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आप लिखेंगे 50 शब्दों में। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम 50 शब्दों में देना होगा। भाग बी बोले तो सेक्शन बी की बात करें तो इसमें आपसे 3 प्रश्न यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर का होगा, यानी 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर जो आपको 100 शब्दों में तो कम से कम देना ही देना है। इसी के अंदर आगे अब बात करें तो मानचित्र आधारित प्रश्न भी होगा आपका, मैप वाला क्वेश्चन भी होगा 4 नंबर का। ठीक है, उसके अंदर आपको अलग से इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा। उसके आगे अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में बोल रहा है 6-6 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, और 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने होंगे।
ठीक है, इसमें आपको चॉइस देखने को मिलेगा, तो चॉइस में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे और जो 6 नंबर वाले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो कम से कम आपको 170 शब्दों में अटेम्प्ट करना है एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन अगर का उत्तर लिखते हैं तो 170 शब्दों में कम से कम आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम चले तो यही जो सामान्य निर्देश हिंदी में होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जनरल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस तो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में रीड कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम अपने पेपर की ओर बढ़ चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के किन्हीं 2 मुद्दों को आपको बताना है। भारत और बांग्लादेश जो है, इन दोनों देशों के बीच में विवाद के 2 मुद्दे बताने। देखिए विवाद के कई सारे मुद्दे हैं, उनमें से केवल 2 पूछा है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक तो आप पहला आप लिख सकते हैं अवैध प्रवास, यानी कि इनलीगल माइग्रेशन जो होता है। आपको पता है कई सारे बांग्लादेशी जो है अच्छे रोजगार की तलाश में अवैध रूप से तारों के नीचे से थोड़ा चकमा दे करके भारत के अंदर घुस जाते हैं और इससे क्या होता है, भारत की जो संपदा है, जो संसाधन है, उस पर जोर पड़ता है। तो इस चीज को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद देखने को मिलता है। दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर के विवाद देखने को मिलता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में बहने वाली जो गंगा है या ब्रह्मपुत्र नदी है, इनके जल बंटवारा यानी कितना जल, कितना पानी हम लेंगे, कितना पानी आप लोगे, इसके बीच में जो है कि विवाद देखने को मिलता है। तो विवाद के ये 2 मुद्दे आप लिख सकते हैं, इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है 50 शब्दों में, तो आपको इजीली 2 नंबर मिल जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन आपका अगर इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मेंशन करना है कोई 2 इशू यानी 2 इश्यूज ऑफ ए डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इनलीगल माइग्रेशन और कंट्रोवर्सी ओवर वाटर शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हैं और आंसर इस तरह से आपको लिखना है। आगे चलते हैं, इसी के अंदर आपको एक अथवा देखने को मिलेगा, एक चॉइस देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। ये नीचे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं बच्चों नीचे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है इसके अथवा में। तो देखिए यहाँ पर पूछ रखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के किन्हीं 2 मुद्दों को बताने हैं आपको, मतलब विवाद के मुद्दे बताने हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में आप इजीली आतंकवाद लिख सकते हैं, कश्मीर का मुद्दा लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। अगला है मतलब इसी में इंग्लिश वर्जन में इस तरह से पूछेगा आपसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेररिज्म और कश्मीर इशू लिखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कि IPKF का पूर्ण रूप लिखना है और श्रीलंका की एक मुख्य समस्या बतानी है। तो IPKF बोले तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस होते हैं, ये भारतीय शांति सेना बोला जाता है इसको। और श्रीलंका की एक मुख्य समस्या की बात करें तो सिंगली और तमिल के बीच में जो जातीय संघर्ष है ना, ये श्रीलंका की एक मुख्य समस्या है। वर्तमान समय में अगर बात करें तो उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, पूरा देश बर्बाद हो चुका है, तो ये भी आप एक मुख्य समस्या लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो राइट द फुल फॉर्म ऑफ IPKF एंड स्टेट वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ श्रीलंका। तो ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। तो देखिए यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ का विश्व स्तर पर अगर हम बात करें, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देखने को आपको मिलता है। प्रीवियसली जो हमने वीडियोस बनाई है उसके अंदर मैंने आपको यूरोपीय संघ के बारे में और भी अच्छी तरीके से बताया है। जो यूरोप के देश है वो सारे मिलजुल करके एक संगठन बनाए हैं जिसका नाम है यूरोपीय संघ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरोपीय यूनियन। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन कि मार्शल योजना क्या थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ध्यान से समझिए। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसके बाद अमेरिका ने जो पश्चिमी यूरोप है, जो हमारा पश्चिमी यूरोप है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन की यानी कि दोबारा से खड़ा करने के लिए जबरदस्त मदद की थी। इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि वही यही क्वेश्चन इंग्लिश में ऐसे पूछेगा कि व्हाट वाज द मार्शल प्लान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इंग्लिश में आंसर आपको लिखना है बच्चों। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन कि आसियान के किन्हीं 2 संस्थापक देशों के नाम बताइए। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर।
ठीक है। इस तरह से 5 देश है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया आप लिख सकते हैं 2 में, ठीक है। तो वही अगर ये क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ आसियान, ठीक है। तो आपको इंडोनेशिया मलेशिया लिख सकते हैं, 2 कंट्री, 5 है ही टोटल, 5 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 1967 में, लेकिन 2 आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा तो मतलब इंग्लिश वाला भी दिखा दिया मैंने। अगला आसियान से संबंधित तो क्वेश्चन है हमारा कि आसियान क्षेत्रीय मंच से क्या अभिप्राय है। देखिए आसियान का जो गठन हुआ था या स्थापना हुआ था तो ये हुआ था 1967 में, और आसियान क्षेत्रीय मंच का स्थापना हुआ था 1994 में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही है आसियान क्षेत्रीय मंच की जो है उससे क्या अभिप्राय है, तो 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बैठाना, मतलब बैलेंस बना करके रखना, ठीक है। वही यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो ये रहा आपके सामने इंग्लिश मीडियम में, और इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि आसियान शैली से क्या अभिप्राय है, आसियान का स्टाइल क्या है। देखिए आसियान शैली बोले तो आसियान का स्टाइल, तो आसियान शैली क्या है, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का आसियान ने एक नया उदाहरण पेश किया है। ये काफी फेमस हुआ है, जिस कारण से आसियान का नाम जो है काफी फेमस हुआ है कह सकते हैं, और इसे ही आसियान शैली कह देते हैं। मतलब ये लोग कोई भी काम करते हैं ना तो बोलते हैं कि हम लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, सहयोग से कोई भी काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये क्वेश्चन आप इंग्लिश में देखना चाहें तो देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और आंसर आपको इस तरह से लिखना है बच्चों, ठीक है। ये रहा आपके सामने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 8वां क्वेश्चन है कि सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है। तो सत्ता का नया केंद्र क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिए। सोवियत संघ के विभाजन के बाद कह सकते हैं विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया और कुछ देशों के संगठनों का उदय हमें यहाँ पर देखने को मिला सत्ता के नए केंद्र के रूप में। बेसिकली आप देखेंगे तो जैसे ही हमारा सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका एकमात्र शक्ति बन गया, लेकिन फिर भी आगे चल के यूरोपीय संघ देखने को मिला हमें, ठीक है, आसियान वगैरह देखने को मिले। तो यही सत्ता के नए केंद्र है। अगर इधर एशिया की बात करें तो भारत, चीन, ऐसे देश देखने को मिले हमें, ठीक है। अगला है कि यह संगठन अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे क्योंकि यह संगठन राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं। जाहिर सी बात है अमेरिका का जो दबदबा है उसको कम करेंगे ये संगठन। आप चाहे यूरोपीय संघ की बात करें, उनका यूरो मुद्रा काफी फेमस है, डॉलर से भी महंगा है उनका यूरो मुद्रा। तो ये सारी चीजें क्या दिखाता है कि अमेरिका की शक्ति को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर क्या है, तो इस तरह से पूछेगा, आपको इस तरह से आंसर लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं। तो देखिए सेक्शन बी का जो क्वेश्चन पूछा है, अब हम लोग से 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कि इजराइल किस प्रकार सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है, ये आपको वर्णन करना है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इजराइल के बारे में, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए थे ना उसमें इजराइल भी ऐड हुआ था, तो इजराइल के बारे में एक्सप्लेन कर देना है जितना भी आपको पता है। तो वही है, विश्व मानचित्र में एक बिंदु के समक्ष प्रतिबिंब इजराइल है। अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा, गुप्तचर मामलों में 21वीं शताब्दी के विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदित हुआ है, ठीक है। पश्चिमी एशियाई देशों की ज्वलन राजनीति के मध्य स्थित इजराइल अपनी अदृश्य क्षमता, रक्षा कौशल, तकनीक, नवाचार, औद्योगिकीकरण तथा कृषि विकास के लिए बहुत फेमस है। तो कहने का मतलब ये है कि इजराइल बहुत हद तक डेवलप हुआ है, उसने हर क्षेत्र में विकास किया है, एक बिंदु के समान देश है भाई, बिल्कुल पिद्दा सा छोटा सा देश है ये। लेकिन फिर भी देखेंगे ना तो 21वीं सदी में दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो इजराइल से लड़ने की क्षमता रखता हो, ठीक है। कोई भी देश, अमेरिका जैसा ही देश क्यों ना भाई, सोचना पड़ जाता है इजराइल से लड़ने के लिए, क्योंकि इजराइल की जितने भी पॉपुलेशन है ना, आबादी है लगभग 85 से 90 लाख के आसपास आबादी है उनकी। भाई पूरी आबादी को ना 2 साल का ये ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है, जो मिलिट्री ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं ये लोग साइंस में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, ठीक है। इनकी करेंसी भी बहुत कह सकते हैं पावरफुल है, सेकेल नाम की करेंसी है, इजरायली सेकेल करके आता है इनका करेंसी। तो ये चीज है, तो इस तरह से आप इजराइल को सत्ता के नए केंद्र के रूप में हम लोग देख सकते हैं, ये उभर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आगे देखिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डिस्क्राइब हाउ इजराइल इज इमर्जिंग एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर।
तो आंसर आपको इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, आंसर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके सामने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आर्थिक समुदाय के रूप में बने यूरोपीय संघ ने एक राजनीतिक संगठन का रूप कैसे ले लिया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो कई बार ही पूछ रखा है कि यूरोपीय संघ जो था ना वो एक आर्थिक समुदाय के रूप में बना था, लेकिन यूरोपीय संघ ने एक राजनीतिक संगठन का रूप ले लिया। ठीक है, यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्म मतलब बदल गया, और ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यूरोपीय संघ जो है ना एक राज्य की भांति है, जिसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, अपना स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, स्थापना दिवस कह सकते हैं, सॉरी। और उसके बाद अगला, यूरोपीय संसद के गठन के कारण यहाँ पर आपको क्या क्या बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ, यहाँ पर मॉस्ट्रिक्ट की संधि के आधार पर। एक मुद्रा है इनकी यूरो मुद्रा, समान विदेश नीति देखने को मिलती है, सुरक्षा नीति समान ही देखने को मिलती है, न्याय भी देखने को मिलता है, घरेलू मामलों पर आपसी सहयोग देखने को मिलता है। ठीक है, काफी कुछ लिख सकते हैं आप इसके बारे में। तो इस तरह से आपको आंसर देना है बच्चों। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा बच्चों तो इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि हाउ डिड द यूरोपियन यूनियन बिकम अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड एज एन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन अब हमारा मैप से रिलेटेड आएगा। यहाँ पर आपको मैप दे रखा है कि दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र 1967 के विधानसभा चुनाव के ऊपर है। इसमें आपको 5 लिखा है लेकिन 4 दर्शाया गया है, मतलब चिन्हों के द्वारा चीजें दर्शाई गई हैं, और जानकारी के आधार पर जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से आपको नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग मैप वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने आंसर है, इस तरह से आपको तालिका में जैसे लिखा हुआ इसी तरह से आपको अपना आंसर शीट में आंसर लिखना होगा। तो चलिए मैप वाले क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है मैप वाला कि वो राज्य जहां कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इंग्लिश में अगर ये क्वेश्चन आएगा कि द स्टेट वेयर कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजोरिटी। ठीक है, तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है बच्चों आपका पश्चिम बंगाल। यहाँ पर बी है आपका सही आंसर, जहां पर कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। 1967 की बात कर रहे हैं। तो पहले का संबंधित अक्षर बी हो जाएगा और उत्तर हो जाएगा राज्य के अंदर, राज्य का नाम पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कि वह राज्य जहां कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली परंतु कुछ अन्य दलों की सहायता से सरकार बन गई थी कांग्रेस की। ठीक है, वही इंग्लिश में पूछेगा कि द स्टेट वेयर कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजोरिटी बट विद द हेल्प ऑफ सम अदर पार्टीज गवर्नमेंट वाज फॉर्म। तो वो राज्य था बच्चों आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो था आपका यहाँ पर राजस्थान। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कौन सा है, राजस्थान है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए है इसका संबंधित अक्षर जो मैप में दिया हुआ है, और राज्य का नाम है ये राजस्थान। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि वो राज्य जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। 1967 के चुनाव की बात कर रहा है। द स्टेट वेयर द गवर्नमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य था बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए, वो राज्य है बच्चों आपका केरल। ठीक है, केरल राज्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संबंधित अक्षर हमारा डी हो जाएगा और राज्य का नाम हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर बच्चों, ध्यान से समझिए कि वो राज्य जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। ठीक है, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा है। द स्टेट वेयर द कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। तो वो राज्य है आपका एमपी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, सी है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संबंधित अक्षर क्या हो जाएगा? सी, और आंसर हो जाएगा राज्य का नाम मध्य प्रदेश। तो इस तरह से 4 नंबर का आपका मैप पूछा जाएगा बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों अनुभाग सी, बोले तो सेक्शन सी के अंदर। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 12वां क्वेश्चन कि 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के क्या परिणाम देखने को मिले थे, वो आपको बताना है। तो जो आपातकाल लगा था उसके परिणाम भी तो निकलेंगे ना, मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो देखिए आपातकाल के परिणाम सेक्शन सी में हम लोग 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखने वाले। तो आपातकाल के क्या क्या परिणाम देखने को मिलते हैं? विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक था कि भाई ये नहीं कर सकते आप। नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है सो कि निष्भावी कर दिए गए थे, मतलब एक तरह से छीन लिए गए थे आप कह सकते हैं। सरकार ने निवारक नजरबंदी कानून के द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, ये सारा कानून उन्होंने लगा करके बोला भाई आपको मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला है इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमैन अखबारों को जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था वे उनकी खाली जगह में छोड़ देते थे, मतलब उनकी जो जगह थी वो खाली छोड़ देते थे। तो ये चीजें है। अगला है आप यहाँ पर देख सकते हैं सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने प्रकाशन बंद कर दिया इसी टाइम पे। कन्नड़ लेखक शिवराम कास्ट तथा हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने आपातकाल के विरोध में अपनी पदवी सरकार को लौटा दी। 42वें संविधान संशोधन हो गया इसी टाइम पे 1976 द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को जो अदालत में चुनौती न दे पाना। ठीक है, और विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर देना। तो ये सारी चीजें हमें आपातकाल के रिजल्ट के उसमें देखने को मिला, आपातकाल के परिणाम आप इसको कह सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी में अगर हम बात करें आगे चल के तो इसमें इंग्लिश में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका इंग्लिश वर्जन में। और आंसर कैसे लिखना है, आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। आंसर इस तरह से लिखना है आपको, यहाँ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आंसर है आपका इंग्लिश मीडियम में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आपको आंसर लिखना है अपना। आगे चलते हैं। इसी में एक अथवा दे रखा है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो ये आप नीचे वाला जो क्वेश्चन है हमारा, नीचे में आपसे एक और अथवा में क्वेश्चन पूछा है ये वाला, तो इसको आप कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए देखिए, नीचे में आपसे 13वां क्वेश्चन, सॉरी 13वां कह रहा हूँ, अथवा में ये क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि 1975 में लगाए गए आपातकाल से सीखे गए पाठों की व्याख्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका ट्रिक करके पूछा है कि 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था उससे हमने क्या पाठ हमें सीखने को मिली। जैसे होता है ना कि कोई मारता है कह रहा हूँ, मतलब आपको कहीं पर धोखा मिलता है या फिर कुछ होता है तो आपका दोस्त बोलता है ना भाई ये चीज हुआ था तेरे साथ, क्या तेरे को इस सबक सीखने को मिला, क्या पाठ पढ़ा तूने इस चीज से। तो उसी तरह से आपातकाल जब लगा तो उससे हमें सबक सीखने को मिला, पाठ सीखने को मिला एक तरह से। तो आपातकाल के सबक के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आपको सीख के बारे में पूछ रखा है, सीख बोले तो सबक के बारे में आपको बताना। तो देखिए आपातकाल का कुछ सबक मिला हमें, क्या क्या मिला सबक, यहाँ पर ध्यान से समझिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई कि भारत का जो लोकतंत्र है उसकी क्या क्या ताकतें हैं और क्या क्या कमजोरियां हैं, वो सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन जल्दी ही कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आए। जो कामकाज था वो बहुत जल्दी जो जैसे चलता था वैसे चलने लगा। इस प्रकार भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत ही कठिन है। तो ये आप लिख सकते हैं। आगे आप लिख सकते हैं बच्चों कि आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। जैसे आपातकाल समाप्त हुआ तो जो अदालतें रही हैं उन्होंने जो व्यक्तियों के अधिकार होते हैं तो उनके अंदर बहुत सक्रिय भूमिका निभाई कि भाई इनके अधिकार छीने ना जाए दोबारा से। इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ये सबक मिला हमें। उसके बाद अगला है कि संविधान जो है उसके आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया और इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में देंगे, ऐसे ही आपातकाल घोषित नहीं हो जाएगा। यानी कि आंतरिक गड़बड़ी के कारण अब आप आपातकाल नहीं लग सकता है, सशस्त्र विद्रोह जब हो जाता है तब आपातकाल लगाया जाएगा। अगला है आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपनी राजनीति और जो राजनीति औजार बनाकर इस्तेमाल किया था, ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाई थी। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिला था। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि एक्सप्लेन द लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस तरह से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेसन ऑफ इमरजेंसी 4 पॉइंट में लिख देंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार हो जाता है कि 4 ही पॉइंट बनते हैं तो आपको 6 नंबर वो दे देगा। बस शर्त यह है कि शब्दों का सीमा का ध्यान रखिएगा। आपको 170 शब्द बोल रखा है तो 170 शब्दों में लिखिएगा कम से कम। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना आंसर देख सकते हैं। इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है बच्चों। ठीक है,
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन। अब 13वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे। 13वां क्वेश्चन ये मंडल मुद्दा क्या था वर्णन करना है आपको। 6 नंबर में पूछा है मंडल मुद्दा। हालांकि जो मंडल मुद्दा है ज्यादातर चांसेस होता है कि 4 नंबर में आ जाता है, ठीक है। शॉर्ट में भी मंडल मुद्दा पूछ लिया जाता है, लेकिन हो सकता है कि देखिए बड़े जब जो पेपर बनाने वाले होते हैं ना, जब उनको बड़े क्वेश्चन नहीं मिलते हैं ना 6-6 नंबर वाले, तो क्या करते हैं ना 4 नंबर वाले क्वेश्चन को भी 6 नंबर में दे देते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, 170 शब्दों का अपना शब्द लिमिट जो है आपका वो ध्यान रखना है और बस लिखते चलना है। तो मंडल मुद्दा क्या था पूरा बता देंगे। देखिए 1978 में जनता पार्टी सरकार ने दूसरे पिछड़े आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष जो थे विंध्याचल प्रसाद मंडल जी थे और इसीलिए इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी बच्चों, इसको समझिए ध्यान से। अन्य पिछड़ा वर्ग जो था, ओबीसी जो थे, अदर बैकवर्ड कास्ट वाले, उनको सरकारी जो नौकरियां होती है, गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, उनके अंदर 27% जो सीट्स होती है ना वो आरक्षित की जाए। और भूमि सुधारों को पूर्णतः से लागू करना, यानी कि जो भूमि सुधार कार्यक्रम है उसको पूरी तरह से लागू करना, ये इनका मेन यहाँ पर कह सकते हैं सिफारिश रिकमेंडेशन था। उसके बाद आगे लिख सकते हैं आपकी 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की और इसके खिलाफ देश में विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसा प्रदर्शन हुए, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब क्रियान्वयन का परिणाम यहाँ में देखने को मतलब जब लागू हुआ तो क्या क्या चीजें देखने को मिली। आरक्षण के विरोध में उत्तर भारत के शहरों में व्यापक हिंसा भड़क गई, ठीक है। और इसमें छात्रों द्वारा हड़ताल किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, सरकारी जो संपत्ति थी उसको नुकसान पहुंचाया गया, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। परंतु इस विरोध का सबसे अहम पहलू था बेरोजगार युवाओं छात्रों द्वारा आत्मदाह तथा आत्महत्या जैसी घटनाएं थी। यानी कि ये जो विरोध हो रहा था इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो लोग आत्मदाह, खुद को आग लगा ले रहे थे और क्या कर रहे थे, सुसाइड तक कर ले रहे थे बच्चे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे इस मुद्दे को लेकर के। अगला है दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वप्रथम आत्मदाह का प्रयास किया गया। यहाँ पर बताया गया है कि डीयू का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था राजीव गोस्वामी। इसने गवर्नमेंट के खिलाफ सबसे पहले यहाँ पर इसने आत्मदाह यानी खुद को आग लगाने का प्रयास किया, ठीक है। विरोधियों का तर्क था कि जातिगत आधार पर आरक्षण समानता के अधिकार के खिलाफ, यानी कि जो विरोध कर रहे थे ना इस चीज का, तो वो बोल रहे थे कि भाई जातिगत आधार पे आप ये चीजें मत दो, हमारे जो समानता का अधिकार है ना इसके खिलाफ आप काम कर रहे हो। तमाम विरोधों के बावजूद 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा ये सिफारिशें लागू कर दी गई, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रियान्वयन का परिणाम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि व्हाट वाज द मंडल इशू, तो आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन, यहाँ पर है मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे तो ये रहा आपके सामने, ये है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। और रिजल्ट क्या हुआ इम्प्लीमेंटेशन, जब इसको इम्प्लीमेंटेशन का सोचा गया इस टाइप से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो ये था आपका यहाँ तक बच्चों। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, चॉइस दे रखा है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पेपरों में पूछ लेता है। 1989 यानी कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति में आए बदलावों का वर्णन करना है। तो देखिए 89 के बाद गठबंधन का दौर शुरू हो गया, आपको पता होगा, और क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिले ध्यान से समझिए। गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हो गया, ये तो आपको पता ही होगा। साथ ही साथ कई सारे इंपॉर्टेंट बदलाव भी देखने को मिले। सबसे पहले आप लिख सकते हैं कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। जो कांग्रेस आज के टाइम तक जीतते आ रही थी वो इतना नहीं जीती और इसका जो कांग्रेस प्रणाली था वो समाप्त हो गया। अगला है राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल व भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली भूमिका, यानी कि अदर पार्टियां जो थी कांग्रेस से हटकर इनकी भी अहम भूमिका दिख रही थी जो पूरे देश की राजनीति थी उसके अंदर। राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ, आपको मैंने अभी मंडल मुद्दा बताया। उसके बाद नई आर्थिक नीति आई। 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति को अपनाया। अयोध्या कांड देखने को मिला, अयोध्या विवाद जिसमें कार सेवक वाला चीज देखने को मिला था। गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ, आपको पता होना चाहिए 1989 के बाद 2014 तक जब बीजेपी गवर्नमेंट जब तक नहीं आई थी तब तक गठबंधन का युग चला था बच्चों।
उसके बाद शाहबानो प्रकरण, शाहबानो केस वगैरह ये सब चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो 6 नंबर के 8 नंबर देने को तैयार हो जाएगा टीचर आपको। ठीक है, खैर 6 ही नंबर मिलेगा, क्वेश्चन तो 6 ही नंबर का। ठीक है, तो डिस्क्राइब द चेंजेस इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1989। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर देख लीजिए, इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, ये रहा आपके सामने आंसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको अपना आंसर लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, तो बस यही था बच्चों, ये वाला पेपर भी हमारा पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर यहाँ समाप्त होता है बच्चों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे बगल में आपको एक बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारे चैनल पे जितने भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे, मतलब नए वीडियो डाले जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगा। जिससे कि जो आपका 24 तारीख को टर्म 2 का पेपर होने वाला है आपका पॉलिटिकल साइंस का, उससे संबंधित सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके पेपर के अंदर। तो बस आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।